हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टाटा डिजिटल की। तो टाटा डिजिटल अपना ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करने वाला है। जीरोधा और ग्रो के कंपटीशन में आ जाएंगे। टाटा न्यू के अंदर ही आएगा। टाटा न्यू बेसिकली टाटा ग्रुप एक सुपर ऐप बना रहा है। उनकी जितनी भी कंपनियां हैं सबको लिंक करके एक ही ऐप पे डाल रहा है। लेट्स सी सुपर ऐप किस तरीके से चलती है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि सुपर ऐप से बढ़िया सुपर ब्रांड है। मतलब एक ही ऐप जो एक स्पेसिफिक चीज को अच्छे तरीके से सॉल्व करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको एक ही ऐप जो कि बहुत सारी चीजें करे, हमको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप अपने फोन में हर काम के लिए अलग अलग ऐप रखना पसंद करते हो या फिर एक ही ऐप? मैं अगर बताऊं तो आज के टाइम पे सारे स्मार्टफोन आ गए हैं, स्टोरेज अच्छी खासी होती है, तो मल्टीपल ऐप रखने में मेरे को तो कोई पर्सनल लेवल पे दिक्कत है नहीं। ये जो सुपर ऐप का कंसेप्ट है चाइना के अंदर बहुत ज्यादा चलता है और मुझे लगता है कि जब ये चलना शुरू हुआ था ना, अब तो अडॉप्शन हो गया, तो अडॉप्शन होने के बाद तो सब कुछ चलता है, पर जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पे स्टोरेज का इशू होता था एप्स के लिए। अब टाटा डिजिटल की बात करके चले तो इनका कहना है भाई 30% CAGR से हम ग्रो करेंगे 2022 से 2030 तक, और इनका प्लान है $74 बिलियन का मार्केट साइज बनाने का, और आने वाले 2-3 महीने में इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि वाई ट्रेडिंग ऐप? क्योंकि भाई अगर हम ट्रेडिंग की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम से लोग डीमेट अकाउंट बहुत ज्यादा तेजी से खुलवा रहे हैं। खाली दिसंबर के महीने के अंदर बात करके चले तो रिकॉर्ड तोड़ 42 मिलियन, मतलब 42 लाख अकाउंट्स खुले हैं। टोटल नंबर 139 मिलियन तक पहुंच गया है, मतलब 14 करोड़ के आसपास नंबर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 2023 के अंदर 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 8 सालों से कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव 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 जा रहा है। तो सबको लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, इसलिए सबके सब खोल रहे हैं। अब अगर मैं जियो फाइनेंशियल्स की बात करके चलूं तो उनका Q3 का रिजल्ट आ गया है। जो उनका प्रॉफिट है वो 56% घटता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर टू क्वार्टर। 300 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। रेवेन्यू भी घटता हुआ दिखाई दिया है, 413 करोड़ पे पहुंच गया है। अब आगे इनका प्लान है कि फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, होम लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करने हैं। रियलिटी सेक्टर के अंदर भी घुस रहा है, मतलब अपनी खुद की बिल्डिंगें वगैरह भी बनाएगा, तो लोन आम होगी जो लोन भी प्रोवाइड कर पाएगी। अगर हम ICICI सिक्योरिटीज की बात मान के चले तो उनके हिसाब से HDFC या फिर रिलायंस पहली इंडियन $1 ट्रिलियन कंपनी होगी। उनके फोरकास्ट बेस्ड ऑन डेटा है। उनको लगता है कि जो पैट टू GDP रेशियो है वो 7% से कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम से रह रहा है, और अगर रियल GDP बात करके चले तो 9% पे रह रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब मजे की बात देखो, अगर हम 2001 की बात करके चले, जो सबसे बड़ा मार्केट कैप था ना वो $10 बिलियन का था। 2007 में $100 बिलियन पहुंचा। और अगर हम आज की बात करके चले, 6 ग्लोबल कंपनीज है जो $1 ट्रिलियन से ऊपर की मार्केट कैप पे है। कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बता दो। अब अगर मैं HDFC बैंक की बात करके चलूं तो उनका भी Q3 का नेट प्रॉफिट आ गया है, 33.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और उनका एसेट क्वालिटी स्कोर भी स्टेबल है, मतलब रिस्क में नहीं है पैसा। और साथ में खबरें ये भी निकल के आ रही है, एप्पल पे इंडिया के अंदर जल्दी ही आने वाला है। iOS 18 जब निकलेगा ना उसके साथ में ही एप्पल पे आएगा, और एप्पल पे iPhone 11 से चलेगा। मतलब अगर आपके पास iPhone 11 भी है ना तो भी आप एप्पल पे यूज कर पाओगे। स्टार्टिंग के अंदर HDFC बैंक ही काम करेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है आप लिंक कर सकते हो एप्पल पे के साथ में, और टच एंड पे कर सकते हो, बस फोन टच करो पे हो जाएगा। कहा जा रहा है स्टार्टिंग के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड ही काम करेंगे, रुपए कार्ड नहीं करेगा। लेट्स सी कैसा आता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर वो सारे बेनिफिट्स भी आते हैं या फिर नहीं आता। क्योंकि अगर हम एप्पल का कोई सामान लेते हैं एप्पल पे से तो कुछ कैशबैक भी आता है, तो वो कैशबैक भी क्या आएगा या फिर नहीं आएगा ये भी देखने वाली बात है। साथ में एक और चीज है अच्छी एप्पल के लिए, एप्पल सैमसंग से आगे निकल गया है, टॉप स्पॉट ले लिया है स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। आईफोन ने Q4 ऑफ 23 के अंदर 11.6% इंक्रीज दिखाया है अपने प्रीवियस ईयर से। शिपमेंट टर्म्स में अगर हम बात करके चले तो समझने की कोशिश करो, नंबर 1 कंपनी एप्पल है, उसके बाद सैमसंग, शॉमी, ओप्पो। बहुत बड़ी चीज है देखा जाए तो। बाकी एप्पल लवर्स के लिए एक बुरी खबर भी है, एप्पल अपना ब्लड ऑक्सीजन फीचर हटा सकता है अपनी स्मार्ट वॉचेस से, क्योंकि अभी रिसेंटली ना उनकी वॉच के ऊपर पेटेंट कंसर्न आया है कि उन्होंने पेटेंट का वायलेशन किया है, और उन्होंने जो ऑक्सीजन वाला सीन किया है वो किसी कंपनी का यूज किया है। इसके चक्कर में यूएस में उनकी घड़ियां बेचनी बैन कर दी थी। अब एप्पल ने टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला था वहां पर यूएस के लिए, पर ग्लोबली वॉच बिक रही थी। पर अब ऐसा कहा जा रहा है सीरीज 9 और अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉचेस जो आ रही है ना उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ब्लड ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आज के टाइम पे आप स्मार्ट वॉच यूज करते हो तो। 2-2 हज़ार रुपए वाले बैंड्स में आ रही है, एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, पर 2-2 हज़ार वाला भी दे रहा है अभी के टाइम पे। अगली खबर स्टारलिंक की है, तो स्टारलिंक इंडिया में अभी डिले हो सकता है क्योंकि अभी तक उनको लाइसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। स्टारलिंक ने भाई क्लैरिफाई कर दिया है हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें से कोई भी
लैंड बॉर्डर से नहीं जुड़ा हुआ इंडिया के। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, जो भी कंट्रीज हमारे लैंड बॉर्डर से जुड़ी हुई है, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, उनसे इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसको देखेंगे और समझेंगे, तब जाके हम अप्रूवल देंगे। तो लेट्स सी कब तक इनको अप्रूवल मिलता है। बाकी एलॉन मस्क ने एक और चीज बोली है कि वो जो अपना एआई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टेस्ला के साथ में मिलकर नहीं बनाना चाहते। अगर वो बनाएंगे, उनको कम से कम 25% वोटिंग कंट्रोल चाहिए कंपनी के अंदर, जो कि अभी कंपनी पब्लिक लिस्टेड है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अगर हम इतनी सॉलिड चीज बना रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर मोड चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की X.AI कंपनी तो बनाई दी है और वहां पे एआई के ऊपर काम तो चल ही रहा है। लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी पूरी कहानी जाती है। अगली खबर हैदराबाद से है। तो अडानी ग्रुप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला है। 1500 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाला है। वहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेवल मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनेगी। और ये बहुत बढ़िया चीज है। आने वाले 4-5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे अभी भी याद है, शायद 2017-18 के अंदर मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भाई डिफेंस में जो चीजें बढ़ रही है ना, हमको फ्यूचर के अंदर बड़ी दिखाई देगी। अभी हमने रिसेंटली 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग करी थी डिफेंस प्रोडक्ट्स की, और ये बहुत बड़ी चीज थी ना, और फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है ये चीज और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो LIC ने 3 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से अपने शेयर्स बेचे हैं Q3 के अंदर। जो उनकी ओनरशिप है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, वो 4.23% से घट के 3.93% पे आ गई है। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी ऐसा देखने को मिला है। अगर मैं GQG पार्टनर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने ITC के अंदर स्टेक्स बढ़ा दिए हैं Q3 के अंदर। GQG पार्टनर ही था जिसने अडानी ग्रुप को उस टाइम पे सपोर्ट किया था जिस टाइम पे अडानी ग्रुप के बारे में सबके सब नेगेटिव बातें कर रहे थे। तो GQG को फॉलो करो। अगर उन्होंने अभी ITC में लगाया है तो हो सकता है ITC में कुछ पॉजिटिव दिखाई दे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, बस मैं एक पैटर्न बता रहा हूं कि पहले भी शायद ऐसा ही हुआ था, आगे भी शायद ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव खबर के बारे में। 48 कंपनीज ने 7,528 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है ग्लोबली, सिर्फ पहले 15 दिन के अंदर 2024 के। तो साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, फायरिंग के साथ में शुरुआत हुई है, और ऐसा लग रहा है कि ये साल ऐसा ही जाएगा, फायरिंग से भरा हुआ। बाकी अगर मैं नीति आयोग की बात करके चलूं तो उनका ये कहना है पिछले 9 सालों के अंदर 248 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। आप ग्राफ देख सकते हो कि हेड काउंट रेशियो कितना कम होता हुआ दिखाई दिया है, 2022-23 में कितना कम पहुंच गया है। अब मुझे ये नहीं पता ये जो डेटा है ये ऑन पेपर है या रियलिटी में है, बट नीति आयोग ने ऐसा बोला है। पर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करके चलूं तो गवर्नमेंट एक अच्छी चीज क्या कर रही है, वो सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग हब्स बनाने का प्लान कर रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट भी करने का प्लान किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर रहेगा, जहां पर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट दिया जाएगा, लीज पे दिया जाएगा, या फिर सर्विस बेसिस के ऊपर दिया जाएगा MSMEs और स्टार्टअप्स को। तो क्या एक तरह से डेटा सेंटर टाइप की चीज बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, कि अपने डेटा सेंटर्स बनाएंगे जहां पर AI की सारी प्रोसेसिंग हो पाएगी और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उस चीज को। लेट्स सी 18-19 तारीख तक हमको शायद आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, उसके अंदर कहा जा रहा है शायद गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। तो 18-19 जनवरी को ही पता लग जाएगा। अगर मैं नितिन गडकरी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि उनका प्लान है कि रोड एक्सीडेंट से जो डेथ होती है ना, उसको 50% तक घटा देना 2030 तक। 2022 में उन्होंने बताया 4,60,000 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1,68,000 लोगों की डेथ हुई है, 4 लाख से ज्यादा सीरियस इंजरीज हुई है, 12% रोड एक्सीडेंट बढ़ते हुए दिखाई दिए है, और 10% रोड एक्सीडेंट्स में डेथ भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा, रोड सेफ्टी अवेयरनेस और फैलाई जाएगी, आई चेकअप भी कराए जाएंगे ड्राइवर्स के। बाकी मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन पता है क्या है, फाइन इतने ज्यादा रख दो कि कोई रूल तोड़ने से भी डरे। रात को 12 बजे भी कोई रेड लाइट जंप नहीं कर सकता, अगर वो कर ली, क्योंकि सारे स्मार्ट AI कैमरे लगे हुए हर जगह पे, अगर वो डिटेक्ट हो गया तो सीधा सीधा 10,000 रुपए 15,000 रुपए का चलान है। एक बार बंदा हैवी चलान देगा ना, उसके बाद में हमेशा डरेगा वो गलत रूल फॉलो करने से। क्योंकि मैं डेली बेसिस में, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं डेली बेसिस में देखता हूं कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर ना। अगली खबर वाव मोमोज की है। तो वाव मोमोज ने 350 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपने सीरीज डी राउंड के अंदर। अब इनका प्लान ये है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ाएंगे, और ज्यादा ग्रो करेंगे, और अपने QSR ब्रांड को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। अगर हम उड़ान की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है। सीरीज E राउंड के अंदर $1.7 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच गई। अगर हम 2021 जनवरी की बात करके चले 3.2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी।
ऑलमोस्ट कह सकते हो आधी वैल्यूएशन हो गई 3-4 साल के अंदर। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करके चले, इनका जीएमवी 43% से घटता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर, और इनके जो लॉसेज है ना वो भी घटते हुए दिखाई दिए 33.7% से। पर वो नंबर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का था। 2100 करोड़ के लॉस की बात कर रहा हूं मैं। और बाकी यार एक वीडियो अभी आ गई है जहां पर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आ गई है, ठीक है, उसने मुझसे पूछ लिया। बट मेरे को हर जगह से अब वही बोला जा रहा है कि मेरे रिश्तेदारी में, देखो हम ना मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है ना, हमारी पूरी फैमिली इसी तरीके से रहती है, तो पूरे घर को टेंशन हो गई, तूने इतना पैसा बोल दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तूने क्यों बताया, ये वो। क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं बहुत लोकी रहना पसंद करता हूँ, मुझे शोशा पसंद नहीं है। तो मुझे तो डांट पड़ रही है कि तू टशन क्यों मार रहा है, तो इतना टशन ही कैसे हो रहा है, तेरे को ये क्या करना है वो क्या करना है। और मुझे भी लगता है कि यार यही रीज़न था शायद मैं शेयर नहीं करता। कई लोगों को लगता है कि भाई आपको शेयर करना चाहिए था पहले, कि लोगों को मोटिवेशन आएगा, पर मुझे लगता है यार इससे कोई मोटिवेशन नहीं आता है। अगर मैंने कितने में कंपनी बेची है, मैंने कितने रुपए कमाता हूँ, उससे तुम्हारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता होता ना। तो मुकेश अंबानी का देखो कितना पैसा कमाता है। पर मुझे आज जो डांटे पड़ी है ना अलग अलग रिश्तेदारों से, उससे मुझे रियलाइज होता है कि यार शोषा नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि मॉरली मैंने भी गलत किया है, मेरे रूल्स के खिलाफ था। पता नहीं इतना स्मार्टली उस बंदे ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया और वो स्मार्टली घुमा गया पूरी बात। चलो हम न्यूज़ पे वापसी आते हैं। अगर हम प्राइवेट इक्विटी और वीसी इन्वेस्टमेंट्स की बात करके चले तो वो 2023 के अंदर 9 बिलियन पे थी, 63% घटती हुई दिखाई दी है। 2016 से सबसे लोएस्ट नंबर था ये, और मुझे ऐसा लगता है 2024 भी इसी टाइप का हो सकता है। हाँ, सॉफ्ट बैंक थोड़ा सा कह रहा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेट्स सी करेगा नहीं करेगा, किस लेवल पे करेगा। अगली खबर डोमिनोज की है। तो डोमिनोज ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। अब ओएनडीसी भाई धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, और अगर ये अच्छे लेवल पे ग्रो कर गया, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबके पेट पे लात मारेगा ये। और पेट पे लात मारने की बात करें तो रशिया ने विकीपीडिया के पेट पे लात मारने की कोशिश करी है। उन्होंने रू विकी निकाल दिया है, जो कि विकीपीडिया का रशियन वर्जन होने वाला है। लेट्स सी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बाकी मुझे लगता है कि विकीपीडिया जो विकीपीडिया हुआ करता था आज उस लेवल का अडॉप्शन नहीं है। और जिस तरीके से अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बढ़ रहे हैं, एआई वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे लगता है विकीपीडिया टाइप की चीजें शायद एग्जिस्ट ही ना करे। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और सोचते हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं, मार्केट नीचे दिखाई दी है हमको। पर अगर मैं अभी की बात करके चलूँ तो 10:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है, और मेरी तबियत आज सही नहीं थी, मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा था। मुझे पता है कि मैं कैसे ये न्यूज शूट कर पा रहा हूँ, कितने कट्स लिए मैंने इसके अंदर ना, कितनी सांस बार बार मेरी फूली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शीतलहर का हमला चल रहा है भाई। मेरे फोन के अंदर भी आ रहा है सीवियर कोल्ड वेव अलर्ट। भाई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भेज रखा है मेरे फोन के ऊपर, और वही मेरे गले को पकड़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ आज के बिजनेस न्यूज खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।